बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद कर। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद कर साहब। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार से आज बड़ी ख़बरें सामने आई हैं। एक तो मतीउल्लाह जान साहब ने बिलावल से सवाल कर दिया, बिलावल भड़क उठे और यही मीडिया हेडलाइंस की ज़ीनत रही ये न्यूज़। मतीउल्लाह जान का सवाल पेटेंट था। मतीउल्लाह जान ने सवाल तो ठीक किया कि सियासी जमातें क्यों एस्टेब्लिशमेंट के दर पे जाके बैठ जाती है। वक्त गुजरता है फिर वही जमातें एस्टेब्लिशमेंट पर कीचड़ उछालना शुरू कर देती है। जहाँ से मुफाद लिया जाता है वहीं जाके उस पर स्ट्राइक क्यों की जाती है। जब मुफाद लेने जाते हैं तब बैठ जाते हैं और वहाँ पे अपने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, उनके मफादात डिस्कस करते हैं, अपने मफादात डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे ही तख्ता उल्टा जाता है, अवामी मैंडेट जो है वो कुछ और सामने आता है, तो बाद में वही जमातें सियासी वही शख्सियात एस्टेब्लिशमेंट पर कीचड़ उछालती नजर आती है। बिलावल साहब क्यों गुस्सा कर गए, समाप्त सूरत पे बात करेंगे। कल साहब मतीउल्लाह जान के सवाल पर बिलावल गुस्सा कर गए। सवाल क्या समझते हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी सवाल की थी और बिलावल साहब का गुस्सा करना बनता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई भी जो सहाफ़ी होता है ना, वो एम्बेसडर होता है बेसिकली पूरी एक मीडिया इंडस्ट्री का, पूरे उस शोबे का। अब मतीउल्लाह जान साहब नो डाउट एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरा उनसे बड़ा अरसे जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मुख्तलिफ प्रोसीडिंग के हवाले से उनसे मतलब रब्ता रहा है और बड़े अच्छे उनसे रिलेशन है। लेकिन मामला ये है कि मतीउल्लाह जान साहब या कोई भी सहाफ़ी, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ तमाम सहाफ़ियों के लिए, कि जब सहाफ़त का असूल पहला हमें जब सिखाया जाता है कि 5 जो है कि यानी कब, कैसे, क्यों, कहाँ और 5 जो डब्ल्यूज़ हैं, उस हवाले से 5 कंपोनेंट अगर पूरे होंगे तो फिर एक ख़बर बनती है। दूसरी तारीफ हमें ये बताई गई थी जब हम पढ़ रहे थे कि अगर आदमी कुत्ते को काटे तो वो खबर है, अगर कुत्ता आदमी को काटे तो वो कोई खबर नहीं है। ठीक है। फिर अगर उसको न्यूज़ को अगर दूसरी तरफ से आप एक्सपेंड करें कि न्यूज़ नॉर्थ, ई, ईस्ट, डब्ल्यू, वेस्ट और एस साउथ, यानी बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट इसके हवाले से भी इसका दायरा बड़ा वसी है। तो मामला ये है कि जो भी कोई चीज़ अगर यूजुअल होती है, आम होती है, रूटीन के मुताबिक होती है, जो कि नॉर्मल चीज़ होती है, वो खबर नहीं होती। हाँ। वो एक रूटीन होती है। खबर वो चीज़ होती है, उस चीज़ को खबर बनाई जाती है या बनती है जो कि अब नॉर्मल हो। सही है। जैसे आदमी कुत्ते को काट ले, ये खबर है। लेकिन हाँ। कुत्ता अगर आदमी को काटे तो वो तो नॉर्मल एक चीज़ है, उसके अंदर खबरियत वाली बात तो नहीं है। बहरहाल अब मामला ये हुआ कि जो बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, देखिए हम अगर अपने पेशे के वाले से जब हम बैठ के यहाँ पे तबसरा तजिया करते हैं तो फिर अगर डंडी मारेंगे, अगर हिपोक्रेसी का मुजाहरा मुनाफिकत का करेंगे और डबल स्टैंडर्ड अपनाएंगे तो लोग जो सुनने वाले होते हैं वो भी फिर एतमाद उनका इस शोबे से ही उठ जाएगा। सहाफ़त बेसिकली बाई चॉइस इंसान आता है और हमारा ब्रेड एंड बटर है, इसके अलावा हमारा कोई पार्ट टाइम कोई और काम नहीं है। और सहाफ़त के अंदर जो है ये पैगम्बराना पेशा है, ये एक मुकद्दस पेशा है। पैगाम रसानी के हवाले से कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको सूरत अल हिजरात जो है उसकी कसवटी पे, यानी अगर आप दुनियावी तालीम के हवाले से भी आपको बता दिया क्या क्या है कि उसमें सूरत अल हिजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान के अंदर भी हमें ये ताकीद की गई है कि जब कोई फासिक आपके पास कोई ख़बर लाए तो उसकी तहकीक तस्दीक कर लिया जाए। हालांकि कुरान मजीद के अंदर कभी भी सख्त अल्फाज जो है वो पूरे कुरान मजीद का बार बार मैंने मुतालिया किया है लेकिन कभी मुझे नज़र नहीं आया एक ये इस जगह पे अल्लाह ताला ने सख्त जो है अंदाज़े मुखातब इस्तेमाल किया है कि जब कोई फासिक यानी अफवाह साज फैक्ट्रियाँ या झूठी खबरें फैलाने वाले, लाने वाले, आगे चलाने वाले जो है उनके बारे में फासिक का वर्ड इस्तेमाल अल्लाह ताला ने किया कि वरना ए बंदो, ए मोमनो, ए मेरे बंदो, ये इस तरह का अंदाज़े मुखातब अल्लाह ताला ने किया है। लेकिन दूसरी बात एक और जगह पे सख्ती से कुरान के अंदर जो है अहकाम आए हैं कि जो सूद लेने वाला और सूद देने वाला जो है वो ऐसे ही है जैसे मेरे खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। तो यानी दोनों चीज़ों के अंदर हमारी भलाई थी मकसूद, अल्लाह ताला को हमारी भलाई मकसूद थी। क्योंकि सूद के अगर कोई दलदल में फंस जाता है इंसान, कोई भी अगर गरीब आदमी, मजलूम आदमी, कोई जो है मुस्तक कोई मजबूरी के आलम में,
तो उस दलदल से नहीं निकल सकता, और उसको लेने वाले या देने वाले दोनों के लिए बोझ बन जाता है वो, या खास तौर पे देने वाला तो उस बोझ से निकल ही नहीं सकता। तो मुसलमान इसलिए अल्लाह ने डराया कि ताकि इस कहीं दलदल में जो मेरा मजलूम या मुस्तक बंदा है कहीं फंस ना जाए, ताकि डरा दिया उसको कि इससे दूर रहो, ये आग है। इसी तरीके से जो भी है साफियों के अलावा भी जो गीबत के बारे में भी सगे भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ उसको करार दिया, यानी चुगली करना, किसी के बारे में इधर की सुनी बात उधर करनी और उधर की इधर करनी और लड़ाइयाँ डलवाना और वो शैतानी अमल करना। इसी तरीके से जो फासिक का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि वो जो झूठे लोग हैं जो कि झूठ फैलाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कूलू कौलन सदीदा, और सीधी और सच्ची बात किया करो। जिस तरीके से मिलावट के वाले से कहा गया है कि कम नाप तोल के वाले से कमी ना करो, अल राशि वल मुर्शा के वाले से मुर्शी के वाले से भी बता दिया गया कि रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नमी हैं। बेसिकली ये वो चीज़ें जो इंसानियत के लिए, हमारी भलाई के लिए इसका फ़ायदा है, यानी हर तरीके से दुनिया के वाले से भी और आखिरत के वाले से। अब इस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड का मकसद इस तरह था। अब मसला ये है कि हमारे पास जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टांस है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। वो इसलिए कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब एक झूठा बयानिया चला रहे हैं और उसके बाद वो मौलाना साहब उस बयानिए से भी पीछे हट जाते हैं, यानी डेलिबरेटली उन्होंने एक पूरी कहानी गढ़ी और बाकायदा एक मैच फिक्सिंग वो इंटरव्यू जो लग रहा था, क्योंकि जब वो पूरी बात कर रहे हैं तो आगे से वो बात कर रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है कि फिर बॉल उधर से आई और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इसको इंडोर्स कर दिया, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आपने पकड़ लिया, बड़े अच्छे साफी हैं। तो मौलाना साहब को रोटी को चोची तो नहीं कहते। मौलाना साहब जो है जितनी सियासत के अंदर जो काया है, वो जितने वो जीरक और संजीदा और जो बसीरत रखते हैं सियासी, दीनी, मजहबी, हर तरीके से, बेबी तसव्वुफ की भी उनके पास कोई अलूम हो, क्योंकि जिस तरीके से वो दावा करते हैं कि बहुत ज़्यादा दीनदार हैं, वो अल्लाह का कलाम और जो दीन के करीब लोग होते हैं, तो इस तरह भी मे बी वो अपने मुरीदैन को या जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उसको मे भी तासर देती हूँ कि आगे की चीज़ों का भी उनको पता होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने कोई दावा किया या नहीं किया, लेकिन बहरहाल उनके फॉलोअर यही समझते हैं कि जो वो बात कर रहे हैं शायद ऐसे ही है कि जैसे उनको। अब मौलाना साहब ने पूरी कहानी बनाई कि जनाब इस तरह मुलाकात हुई और मुलाकात के वाले से ये लोग उसमें मौजूद थे और उसके बारे में उन्होंने आगे से बताया। अच्छा, एक और बात उसके अंदर सबसे बड़ी अहम जो बात है, मौलाना साहब ने जो बात की उसमें तो कोई गैर आईनी और गैर कानूनी या गैर उसमें भी कोई बात ऐसी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो आए हमारे पास और उन्होंने ये कहा कि आप विद इन सिस्टम, मतलब आइन के अंदर रहते रहे, तो वो तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। सही है। अगर ये बात वो पैगाम लेके आए थे, या तो होता ना कि वो ये पैगाम लेके आते कि खबरदार आपने अगर अदम एतमाद लाए तो हम आपको इबरत का निशान बना देंगे, तो उन्होंने तो ऐसी बात ही नहीं की। मेरा ख्याल इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। जो भी आए थे, अगर बाजवा साहब थे या किसी और का नाम ले रहे या किसी फिर बाद में उससे मुकर भी रहे, इसमें तो गलत बात ही नहीं है। और दूसरा वो ये पैगाम ला रहे थे कि ये न्यूट्रल जो पॉलिटिकल, सुन ले छोटा सा दूसरा पॉइंट ये बड़ा है, इसके साथ आप बात करिए। दूसरा इसमें ए पॉलिटिकल के वाले से भी चीज बात स्टैब्लिश होती है कि उन्होंने वो ए पॉलिटिकल हो चुके थे, जो उन्होंने बात की उस पर प्रूव किया। उन्होंने ये कहा कि वो जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो आप बजाय इस चीज के, अगर अदम एतमाद के जरिए आप कामयाब होती है तो बिल्कुल ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी होती तो जून में गालबन वो कहा उन्होंने कि जो उनके बकौल कि वो जो है रिजाइन करने के लिए तैयार है। ऐसी क्या बात। अब मुझे बताएं इसमें कॉन्स्पिरेसी कहां से आ गई, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया कहां से आ गया, इसमें उनको सपोर्ट करना या एस्टेब्लिशमेंट उनके लिए इनको आके कोई थ्रेट कर रही थी, इसमें तो ऐसी चीज नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और छोटा सा नुकता है। अब वो कहते हैं पहले जो DGI फैज हमीद की बजाय उन्होंने कहा कि वहां पे आपको और थे, तो ये बीच में फिर एक नुक्ता खड़ा कर दिया उन्होंने। इससे पहले जी जो आपने बात की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि उन्होंने कहा होगा तो आइन के अंदर रह के कहा, इसी तरह से आपने बात की, तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्यों हो सियासत पे? देखिए उन्होंने तो कोई क्यों रोल किया इसमें, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पूरी कहानी के अंदर जो बता रहे हैं उसमें तो कोई रोल उनका है ही नहीं, जो इंटरवेंशन है ही नहीं। आपने एक बात की है ना, इंटरवेंशन उनकी यहाँ पे कहाँ पे आ रही, वो कह सकते हैं तो इसमें तो क्या सकते हैं, जनरल बाजवा का काम तो नहीं है ना वो पॉलिटिकल उनके पास क्यों जाते हैं। जब वो बानी चेयरमैन पीटीआई या वो किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं थे, ना उनसे को मिलने के लिए तैयार था, बल्कि वो तैयार भी थे, वो नहीं तैयार थे, तो बीच में मीडिएशन के लिए अगर उन्होंने मीडिएशन भी की, मीडिएशन तो किसका, ये तो फिर बिलावल भुट्टो को सोचना चाहिए जो उनके पास गए थे, बाजवा साहब के पास। ये फजलुर रहमान साहब को सोचना चाहिए जिन्होंने MMA बनाई और मुशर्रफ के साथ रहे, खड़े हुए, वोट दिया, वर्दी में भी सदर कबूल किया। ये तो बिलावल भुट्टो और बाकी जो जितनी सियासी जमातों की कायदीन है, ये तो उनको सोचना है ना, ये मुझे सोचना तो नहीं है।
जो जमहूरियत के लंबादार हैं, चैंपियन कह सकते हैं ना। क्या गलत इसमें क्या है? इसमें गलत अमल क्या है? इसमें अमल के अंदर गलत क्या है? क्या इसके अंदर क्या जनरल नवाज शरीफ जो आप जो है, उन्होंने जनरल रहील शरीफ को नहीं कहा था धरनों के वक्त जब कादरी साहब और बानी चेयरमैन पीटी वहां पे इस्लामाबाद बैठे हुए थे, मुज़ाकरात नहीं हुए थे? हुकूमत की वो एस्टेब्लिशमेंट को खींचते नहीं। सुन ले, जो हुकूमत वक्त होती है, फौज उसके मुतहत एक इदारा है और उस इदारे को हुकूमत जो असाइन करेगी उसने काम करना है। हाँ तो जो मतहत इदारा है वो आईनी तौर पे कह सकता है कि आप आईनी तौर पे एक वजीर, हाँ उनको अगर वजीर आज़म उनको कहेगा तो वो ड्यूटी बाउंड है। हाँ अगर कोई गलत जाके काम करे, इमरान खान वजीर आज़म थे ना, तो इमरान खान ने उन्होंने कहा ना कि आप जाके उनको ये कह दें कि वो अगर सिस्टम के अंदर ठीक है ले आए, और आखिरी बाल तक उन्होंने लड़ने की बात भी की और फिर उसके बाद उन्होंने कहा अगर नहीं होगा तो मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। फिर तो वो सुप्रीम कोर्ट ने हटाया ना वहां पे, जब वो अदम एतमाद वाला जो आईनी मामला है उससे तो फिर गए वो, जब वो हालांकि बाजवा साहब को और मैसेंजर बना के भेजा और वो भी बीच में मेरा ख्याल है उनको भी गलत साबित कर दिया ना उन्होंने तो, यानी अपने जो बीच में ग्रंटर या अपने मीडिएटर भेज रहे थे उनको ये कह रहे थे कि मैं देने के लिए तैयार हूं, या फिर विद इन सिस्टम अगर कामयाब होती है तो विद इन सिस्टम जब अदम एतमाद तो 8 मार्च को आ रही है, वो तो 9 अप्रैल तक उसको आगे प्रोसीड नहीं कर रहे थे। क्या वो आईनी अमल नहीं था? क्या नंबर उनके पास पूरे थे? मुझे सवालों के जवाब दें ना। ये बात ये नहीं है कि एक तरफा ट्रैफिक चला के बेवकूफ बना दे पूरी कौम को। मुझे बताया कि 9 अप्रैल को अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन ना करती और अदम एतमाद की थी, एक आईनी बहरान पैदा हो गया था कि नहीं? क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग कर देते तो फिर वो इनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के ऊपर, तो क्या फिर ये क्वालिफाई कर सकते थे इलेक्शन के अंदर? ये भी एक सवाल है। तो फिर ये है कि आप उनको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को क्राइसिस से निकाला हमें, वरना क्या आज भी वही उसी जगह पे चले जाए? क्या नंबर गेम इनके पास पूरी थी? नहीं थी। तो नहीं थी तो कैसे हुकूमत कायम रह सकती थी? वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने कुब्बे को लात गई भाई रास आ गई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर वो ना करते तो अगले दिन फिर एतमाद का वोट क्या लेने के लिए क्या देते? तो क्या बानी चेयरमैन एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। अपने बंदों को इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हो सके। तो मसला यही है ना, तो फिर उसमें गलत बात क्या हो गई? अब मामला यह है कि अब जो बिलावल साहब जो बात जो वहां से जो शुरू की थी, देखिए जब सहाफी जो होता है उसकी जिम्मेदारी बुनियादी ये है कि जब उन्होंने इल्जाम लगाया कि बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने बाजवा के साथ मुलाकात और सौदा कर दिया, ये फजल रहमान साहब के बयान है ना, उसमें सौदे की बात जो बिलावल के साथ बाजवा साहब के साथ सौदे की बात तो उन्होंने भी नहीं की। तो मतीउल्लाह जान साहब के पास कोई ऐसे एविडेंस या तो हों, और दूसरी बात ये कि बिलावल साहब के ऊपर इतना संगीन इल्जाम मौलाना साहब के हवाले से अगर वो लगा रहे हैं उनकी कंधे पे रख के, तो मौलाना साहब पहली बात तो बयान से ही मुकर गए। तो जो बंदा एक दफा वंस लॉ ऑलवेज लॉ, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी और इस्लाम भी कहता है कि जो झूठा है वो फिर वो हमेशा उसकी बात पे जो है ना मुनाफिक की निशानियां है कि जो बात बात पर झूठ बोलता है और बात बात से मुकर जाता है। तो मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, ये फजल रहमान साहब ये उसके बंदे आप मेरे पे फतवा ना लगा दें। इस्लाम में ये जो बात है मैं तो उसकी करूँगा, ये किसी के साथ अगर इतफाक महज है जोड़ रहा है कोई नहीं जोड़ रहा, मेरा इससे इशू नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जो ये मामला अगर मैं बात करता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया भी नहीं है, और मतीउल्लाह जान साहब या कोई भी साफी मैं भी अगर इल्ज़ाम लगाता हूँ, तो जिस बंदे से वो मनसूब इल्ज़ाम है क्या उससे मौक़िफ़ लेना हमारा फ़र्ज नहीं बनता? एक संगीन इल्ज़ाम है ना, और पूरी पार्टी का उनका फॉलोवर है, वोटर है, उनके साथ एक लॉयल्टी है, पूरी करोड़ों लाखों लोगों की हमदर्दियां हैं, उनके लिए मोहब्बतें हैं। तो आप इतनी बड़ी एक स्टोरी कर देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से सौदा कर लिया, तो भाई उसकी एविडेंस पर लाए ना आप। क्या मौलाना फजल रहमान साहब इस बात पे कायम है? ऐसी बात वो गवाही देते हैं? नहीं देते। क्या और जो पार्टिसिपेंट है वो गवाही देते हैं? बिलावल साहब ने भी यही कहा कि मुलाकात की मैं डिनाई कर रहा, लेकिन उसके अंदर मैंने तो कोई सौदा नहीं किया। बिलावल साहब ये कह रहे हैं, तो ये तो वहां से आ जाते के खिलाफ है ना, क्या बगैर सबूत के देखे वही मैं कह रहा हूँ ना कि तो फिर उसमें फिर छोटा सा इसके अंदर क्लैरिटी कर लेना जो आपने पूछा था। उन्होंने बेसिकली जमात को मुकम्मल मैंडेट नहीं दी और अवाम में मगर इस मुल्क को चलाया जाए, मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। और उन्होंने कहा जब कोई हमारे पास नून लीग आएगी तो हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे करेंगे ना कि उनकी पे। और जो आपने बात की कि बाजवा साहब से मुलाकात के सवाल पर बिलावल भुट्टो साहब जो है उन बरम हुए और उन्होंने कहा कि हालांकि बरम भी नहीं हुए थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके पोलाइट तरीके से बात की और जस्टिफिकेशन लॉजिक के साथ उन्होंने कहा आपके पास क्या सबूत है कि एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सबूत हैं, अगर मौलाना कोई ऐसी बात करते भी हैं तो इनसे पूछें। अगर मेरी मुलाकात भी हुई तो क्या मैंने जमहूरियत आइन पर कोई बात की या सौदेबाजी की? अब मुझे ये बताएं, इस वजह से हमें शर्मिंदगी पूरी साफ्ती इंडस्ट्री को उठाना पड़े। तो मसला ये है कि हम जर्नलिस्ट जो हैं जज्बाती, हमारे से भी गलतियां होती हैं, हमारी खबरें भी बाज़ दफ़ा बाउंस हो जाती हैं, लेकिन मसला ये किसी भी पार्टी के ऊपर हमें ये इख्तियार नहीं है कि यहाँ पे बैठ के नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये कह दे कि जनाब उन्होंने कोई सौदा कर लिया है
या बानी चेयरमैन पीटीआई ने डील कर ली है या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, इससे क्या नुकसान होता है? एक तो हम अपने मुल्क के इदारा जो है फौज और एस्टेब्लिशमेंट, उसको हम डुबियस उनका कैरेक्टर साबित कर रहे हैं, उनको कटहरे में खड़ा कर देते हैं अवाम की नज़रों में, उनके लिए नफरतें पैदा करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ उस पार्टी जो है जो कि एक बड़े एक मैंडेट के साथ अवाम का एक वोट बैंक होता है, फॉलोअर्स होते हैं, वोटर सपोर्टर होते हैं, उनकी क़यादत को आप कटहरे में खड़ा कर देते हैं। सही है। तो मसला ये है कि हमें भी सोच समझ के बाद, ये बात मेरा ख्याल है बिलावल साहब ने कोई गलत नहीं की और उन्होंने कोई बैशिंग भी नहीं की, उन्होंने बड़ा एक उनकी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उनको मौका मिला तो उन्होंने साथ कर दिया, क्योंकि मतीउल्ला जान साहब तो पहले चीज़ कर चुके थे और सवाल भी उनका इस तरह करना। देखिए सवाल चीज़ और होती है, लेकिन सवाल के अंदर ये चीज़ कहना कि आपकी डील, जिस तरह आपको पता है बानी चेयरमैन पीटीआई से एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर सवाल जो किया गया था वो सवाल नहीं था, उसके अंदर एक बाइस था जो गालबन किया था वो तैयब बलोच साहब ने, तो उसके ऊपर सारे उसके साथियों ने भी उसकी मजम्मत की थी, उसको भी माजरत करना पड़ी, आपको पता है ना। तो मसला ये सवाल होना चाहिए, सवाल के अंदर आप चार्जशीट लगाएंगे, सवाल के साथ अगर चार्जशीट शामिल होगी तो फिर चार्जशीट के वाले से आपको ठोस एविडेंस और सबूत जो है वो आपको पेश करना होंगे, या उस बंदे का पहले आपने मौकफ लिया, उसकी रिकॉर्डिंग हो, बिलावल साहब इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हो, या आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो, या मौलाना साहब भी कम से कम इस चीज़ को या बाकी पार्टिसिपेंट एस्टैब्लिश कर रहे हो, तो आप कहेंगे आपके 10 बंदे ये गवाही दे रहे हैं, तो फिर तो आपकी बात समझ आती है। लेकिन आप सवाल के अंदर फ्रेज करके और उसके अंदर एक सवाल करके उसी के जरिए आप वीलॉग कर लें व्यूवरशिप के लिए कि अपने सवाल के ऊपर रख के किसी के मुंह में डालने की अपने जुमले कोशिश करें, तो ये बात जो है मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी सहाफत की इज्जत या तकद्दस में कोई फायदा नहीं होता या इजाफा नहीं होता, बल्कि इससे शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता है। कल सब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्तफी होने का मुतालबा किया। सेनेट में भी इस हवाले से बड़ी गर्मजोशी देखी गई है। लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देखिए ये ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर अली कह रहे हैं चेयरमैन पीटीआई, बल्कि ये सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो हैं बड़े आपको पता है वोकल हैं, वो भी हमेशा जो बात है आइन और कानून की और बालादस्ती की, आइन और रूल ऑफ लॉ की और अवाम की बात करते हैं, हकूक़ की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल और मुख्तलिफ जो है ह्यूमन जो है इंसानी हकूक़ की पासदारी की बात करते हैं, आम शहरियों के हकूक़ की बात करते हैं, उन्होंने भी बात की है और भी एक आध लोगों ने की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक आइनी ओहदा है और उन्होंने जो इलेक्शन कराए हैं, पहली बात तो इस पे हमें जो है इस हालात के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइजा का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जितना भी कौम को शुक्र अदा करे कम है, इसलिए कि जिस तरह मुसलसल धमाके हो रहे थे, सिक्योरिटी के इश्यूज भी थे और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, पीटीआई के लोग भी और दीगर कुछ जमातों के लोग भी या मीडिया के लोग कुछ भी लोकली भी और बाहर के भी, कि शायद इलेक्शन ना हो, केयर टेकर सेटअप को एक्सपेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है या क्या हो सकता है ये तो उसके बावजूद उन्होंने दोनों को बिठा के ये इलेक्शन, पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट इसी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ही थे ना और उन्हीं के फैसले थे, उन पर अमल दरामद वो तो करवा नहीं सके, तो उन फैसलों का क्या फ़ायदा हुआ कौम को या मुल्क को या सिस्टम को या जमहूरियत को। तो ये बेहतर है कि काजी साहब ने कम अज कम ये इलेक्शन को इंश्योर कराया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसका हिस्सा बना। पहली बात ये होगी, अब इस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ना सिर्फ उनको, अच्छा दूसरी बात लॉजिक के साथ, दूसरी बात ये हुई कि जो फॉर्म 45 है, ये फॉर्म 45 की बुनियाद है ना कि आज पीटीआई 180 सीटों का दावा करती है, कभी 120 का, 25, 50 का या 100 का जितना भी है, तो वो फॉर्म 45 पे सिग्नेचर किसने किए? वो सरकारी अफसरान है ना, वही जिन्होंने जो फॉर्म 45 में जो है वो फॉर्म 45 जो है वो तो एक बकायदा कहते हैं ना एक ट्रम्प कार्ड है और फॉर्म 45 जो है उसकी को किसने इंश्योर किया? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंश्योर किया ना, उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग का स्टाफ था उनको इंश्योर किया कि आपने ट्रांसपेरेंसी शफाफियत को सुन ले, इंश्योर करना है, आपने तमाम पोलिंग एजेंटों को जो ही पोलिंग खत्म हो आपने सबको ये फौरी तौर पर ये दे देना, उनके हाथ में ये ट्रम्प कार्ड दे देना है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? जारी बात है ये इलेक्शन कमीशन की वजह से पॉसिबल हुआ ना। अच्छा उन्होंने दे दिए, इलेक्शन कमीशन की वजह से। अच्छा फॉर्म 47 भी इलेक्शन कमीशन की वजह से आया, तो अगर ये फॉर्म 45 भी वो ना देते और फॉर्म 47 भी ना जारी होता तो आज डिबेट तो फिर हवा में होती ना, फिर तो चीज को प्रूव ही नहीं हो सकती था। उनकी ड्यूटी थी फॉर्म 45 फॉर्म 47 उन्होंने दे दिया। अब वही वजह है कि 45 में शफाफियत है, उनके मुकाबले फॉर्म 47 में जो है शफाफियत नहीं है। तो ये तो अब 2 जमा 2 4 है, मौजूद थे। अब तो मसला ही सीधा हो गया ना। अब ये भी इसका भी क्रेडिट, ऑल द क्रेडिट गोज टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑल द क्रेडिट गोज टू मिस्टर सिकंदर सुल्तान राजा
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, इसलिए लेकिन कि फॉर्म फॉर्म 45 सुन इसलिए लेना, शफाफ आया, वहां पे नुमाइंदे खड़े थे तमाम सुन पार्टियों तो ले, सुन तो ले। फॉर्म 45 तो सब एजेंटों के सामने गिनती हुई और उनको सबको मिल गया, सब ने वहाँ सिग्नेचर पे, कर लिए, ये इस पे तो कोई डाउट नहीं है, क्लैरिटी हो गई, एक स्टेप क्लियर हो गया। हाँ। अब इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही फॉर्म 47 जो है ना, वो रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझ लें। हाँ। फॉर्म 47 जो है उसकी जो कंसोलिडेशन है ना, वो तमाम उम्मीदवारों के एजेंटों या उम्मीदवारों की मौजूदगी में जितने भी उस हल्के के पोलिंग से वो आए होंगे ना, फॉर्म 45 उनको सिर्फ जमा करना है, वो लेमैन भी जमा कर सकता है, उसमें चेंज नहीं कर सकता। आरओ जो है ना, उसके पास सिर्फ उन फॉर्म 45 की जो काउंट है ना, उसको जमा करके उसने सिर्फ दर्ज करके साइन करने हैं, उसके अलावा उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये सारी चीजें किस वजह से इंश्योर हुई हैं? आज अगर पिटिशंस हो रही हैं, आज अगर ये रोला डल रहा है, तो इस पे हमें अप्रिशिएट करने के बजाय उल्टा हम कहते हैं उनको गिरफ्तार कर लें और उनको रिजाइन कर देना चाहिए। ब्रेक से वापस आते हैं, मतलब उल्टी जगह बह रही है ना, यहाँ पे उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। इसी टॉपिक पे मुझे मजीद इस हवाले से बात करनी है, लेते हैं यहाँ पे ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात जारी थी जिस तरह से कि हम टॉपिक पे बात कर रहे थे, बात उसी तरह से डिस्कस करेंगे। फॉर्म 45 भी इलेक्शन कमीशन ने जारी किए, फॉर्म 47 भी इलेक्शन कमीशन ने जारी किए। अच्छा, इसमें एक और बड़ा उसामा, एक बहुत अहम सवाल ले लें, फिर उसी पर आपसे बात करेंगे। आपने कहा फॉर्म 45 भी इलेक्शन कमीशन ने जारी किए, उनको दाद देनी चाहिए। मेरा सवाल यहाँ पे ये है, फॉर्म 45 जारी करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, और फॉर्म 47 भी जारी करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, लेकिन फॉर्म 45 में धांधली इसलिए नहीं हो सकी, जो अभी अवामी राय है कि वहाँ पे तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे, वहाँ पे धांधली की नहीं जा सकती थी। अच्छा चलो, धांधली की जा सकती ये थी बात, फॉर्म ये 47 पॉइंट में, आपका, तो वहाँ पे फॉर्म 47 ये चलेगी, बड़ा ठीक है, अवाम ने नाकाम बना दिया, इलेक्शन कमीशन को आप क्रेडिट ना दें, ठीक है, अवाम ने नाकाम दिया। फॉर्म 45 पे तो सेटिस्फाई है ना सारे के, ठीक हो गया, यहाँ तक मामला ठीक, क्योंकि अवामी प्रेशर था, ठीक हो चलो ठीक हो गया। अब फॉर्म 47, ये सवाल का एक सवाल का जवाब, इसके बाद सब जवाब खत्म हो जाएंगे। फॉर्म 47 के ऊपर डिस्प्यूट है ना जी, मानसरा का हल्का हल्का 15 मानसरा का हल्का 15 NA 15, कौमी असम्बली का हल्का 15 मानसरा, जहाँ से नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद हैं, और इंतखाबी नताज आने से पहले तक और अभी तक भी शायद, वो बाद में मैं बताऊंगा, कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के दावेदार हैं और ख्वाहिशमंद हैं। ठीक है। उनका फॉर्म जो है 47 किसने जारी किया? इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, रिटर्निंग अफसर ने जारी किया ना। हाँ। और उनका 47 जो फॉर्म है उसके अंदर उनकी शिकस्त मौजूद थी या मौजूद है अभी भी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे मौजूद है। मैं आपको जवाब देता हूँ, हाँ जी है। उस फॉर्म 47 के मुताबिक उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार जो हैं, उम्मीदवार शहजादा मोहम्मद गुस्तासफ खान जो हैं, वो उनको कामयाब करार दिया गया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाकाम उम्मीदवार के तौर पर वहाँ पे उनके जितने वोट थे वो सारे जाहिर किए गए। लेकिन वो कहते हैं वहाँ पे धरना दिया सुन तो ले ना, सुन ले, ये फॉर्म किसने जारी किया? ये रिटर्निंग अफसर ने जारी किया, आरओ ने किया, ठीक है, आरओ ने किया। किसकी बुनियाद पर जारी किया? फॉर्म 45 की बुनियाद पर उनको काउंट करके जमा करवाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ की वेबसाइट पे जाके, वो धरने वालों जाके वेबसाइट पे जाके पोस्ट कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके ऊपर आप चार्जशीट लगा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की शिकस्त का वहां पे 47 फॉर्म आज भी लहरा रहा है ना, जिसमें उनकी शिकस्त जाहिर है। लेकिन नवाज शरीफ साहब उसके खिलाफ गए हुए हैं, रिकाउंटिंग में गए हुए या फैसला, वो अलहदा बात है कि वहां पे जो रिटर्निंग अफसर जो खातून है वो तब्दील हुई, और लाहौर के हल्के वाले जो असगर जोया साहब जो हैं, जो NA 30 के हैं, यास्मीन राशिद, और नवाज शरीफ साहब के वाले से जो मुकाबला है लाहौर वाली सीट NA 130, वो भी तब्दील हुए। ये पूरे पाकिस्तान में जो मेरी इतलात है अब तक, शायद कोई इसके अलावा भी कोई हुआ हो, अगर हुआ हो तो दीजिएगा, हम कल प्रोग्राम में बता देंगे। पाकिस्तान में इंतखाबात के जो अमल है, पोलिंग का 8 फरवरी का आम इंतखाबात का, उस पोलिंग का अमल मुकम्मल होने, गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के जारी होने और सरकारी नतायज के बाद, और सरकारी नतायज जो हतमी और सरकारी नतायज जारी होने से पहले पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 आरओ को तब्दील किया गया। एक नवाज शरीफ साहब के ही हल्का है लाहौर में NA 130, उसके आरओ को तब्दील किया गया, जहां पे नवाज शरीफ साहब की कामयाबी जाहिर की गई फॉर्म 47 के मुताबिक, सही है। और दूसरी आरओ साहिबा जो खातून हैं, जो NA 15 मानसरा की हैं,
उनको तब्दील किया गया, जो कि नवाज शरीफ साहब की शिकस्त जो है उसका फॉर्म जारी कर रही है 47। सवाल ले लें। अब छोटा सा सवाल मेरा छोड़ा, उसके अंदर आपको और सवाल आ जाएगा आपको, ताकि मैं आपकी बात जो है जो बिल्ट आप नहीं कर सकूं। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, फॉर्म 47 के हवाले से फॉर्म 45 को नून लीग कहती है फेक है, सही है। कुछ फॉर्म के बारे में कहते हैं फेक है जी ये। ठीक है। क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे 47 फॉर्म नवाज शरीफ को शिकस्त के हवाले से है वो फेक है या असली है? ये इलेक्शन कमीशन और नून लीग को जवाब देना होगा इसका। सही है। नंबर 1, क्या यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से जो सूबाई हलकों के वोट हैं उसी कौमी असम्बली के नीचे उनका टर्नआउट जो है वो 40% के करीब बनता है और उनके वोट जो है वो 2 लाख सवा 2 लाख के करीब बनते हैं। ठीक है। पहला जो उसी हल्के का कौमी असम्बली का जो नतीजा है उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब जो है उनका जो पहला जो फॉर्म जारी होता है 47, मतलब फॉर्म 47 जो सर्टिफाइड कहते हैं ये असल फॉर्म है और 45 गलत है। सर्टिफाइड एक तो फॉर्म में शिकस्त हो गई, दूसरा फॉर्म 1 जारी होता है उसमें उनको 2,94,000 और 043 वोट जो है दुरुस्त डाले गए वहां पे जाहिर किए जाते हैं। लेकिन 7 डाले जो टोटल वोट हैं वो 2,93,000 कुछ समथिंग है। लेकिन उसी फॉर्म को जब आप जमा करते हैं तो उसमें 2,93,000 का टोटल आ जाता है। अच्छा, उस फॉर्म के अंदर जो सारे उम्मीदवारों को सिवाय डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ साहब किसी को वोट कोई नहीं मिला। लेकिन फॉर्म 40 के मुताबिक हमारे पास भी मौजूद है, सारे एजेंटों के इनके पास भी मौजूद है, ये आपने लिए हैं। उसके मुताबिक मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ वोट मिले हैं, पीपल्स पार्टी वालों को, जो खलीक बाटे जमात इस्लामी के, इस तरीके से पीपल्स पार्टी के दीगर लोगों को भी। और फिर उसके बाद एक और फॉर्म जारी होता है 47, एक और फॉर्म जारी होता है, वो भी NA 130 के हवाले से जारी होता है। ठीक है। उसके अंदर जो उस पहले फॉर्म में टर्नआउट जो है उसकी शरह दिखाई जाती है 48%, उससे थोड़ी ज्यादा। दूसरा जो फॉर्म जारी होता है उसमें 3,05,707 वोट दिखाए जाते हैं, जो पोलिंग अमल मुकम्मल होने के तकरीबन 72 घंटे बाद मंजर यहाँ पे आता है। डेट भी उसके बाद गालबन 10 फरवरी लिखी हुई है। मेरे ट्विटर हैंडल पे चीजें सारी पड़ी हुई आप देख सकते हैं। अच्छा, टाइमलाइन पे अब उसके अंदर जो है उनको 3,05,000 वोट कैसे पड़ गए, यानी बंद होने के बाद एक फॉर्म जारी भी हो गया, उसके बाद मजीद उनके वोट बढ़ गए 80,000 के करीब। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है कि जो नीचे वाले हल्के हैं कौमी असम्बली सूबाई के, उनका वही बैलेट पेपर है। तीसरी एक और बात मैं यहाँ पे वजाहत कर दूँ, जो किसी के पास देखिए खबर फैलाना हमारा काम ये तस्दीक करना। मुझे ये बताया लाहौर के अंदर एक प्रेस के हवाले से खबर आई, जिस तरह पहले आता है कि उर्दू बाजार में बैलेट पेपर छाप रहे हैं 35 के हवाले से, आगे खबर अब अभी खबर आई कि जनाब लाहौर के अंदर जो है मानसारा के हवाले से ये जनाब बैलेट पेपर हैं और ये छाप रहे हैं। ऐसे ही आई, बिल्कुल ऐसे आई खबर। बैलेट पेपर के रंग आपने उसमें देखे थे वीडियो में, किस रंग के थे? सफेद कलर के, जबकि कौमी असम्बली के तो सब्ज रंग के हैं। आप मुझे बताएं, तो बंदा आपको कहता है कुत्ता कान ले गया, तो कम से कम कान तो देख। यहाँ पे दो खड़े, ये किसी को नहीं पता इस चीज का। सुन ले जरा, अब जो वीडियो बना रहा है या जो वीडियो दे रहा है या बना रहा है या भिजवा रहा है, वो वाइट भाई फॉर्म जो है बैलेट पेपर वो सूबाई असम्बली के हलकों के हैं, कौमी असम्बली के हलकों के पाकिस्तान में सबज रंग का फॉर्म है। कम से कम इतना तो समझ लें, जिसने वीडियो भेजी है, जो लगाई है, जो फैलाई है, उसको इतनी चीज तो तहकीक कर लेनी चाहिए। वही बात पे ठीक है। अच्छा, आगे सवाल दो में आगे आ जाए, सभी दे जाना कि क्या साफत हो रही है। सवाल दो है यहाँ पे, जो साफत आपकी बात कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी पाकिस्तान की साफत का ये हाल है कि आपको पता है वजीर आजम कौन बनेगा? बता दे। नहीं, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है। बजाय तो अभी तक क्रास है शहबाज शरीफ के ऊपर, आगे पर क्रास है, तो फिर बड़े भी मैंने क्रास नहीं लगाया, पार्टी ने फैसला तो नवाज शरीफ साहब ने करना है ना, मैंने थोड़ा फैसला करना है। तो किस कौन आ रहा है फिर, कोई खबर भी दे दे। मीडिया पूरा बता चुका है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा बनने के लिए आया और PM और AM हो गया। हाँ। और AM के बाद फिर वो PM बन जाए तो फिर मीडिया का क्या हाल होगा, और नजूमियों का और जो ज्योतिषियों का क्या बनेगा? नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बन रहे। मैं सवाल एक रख रहा हूँ, मैं तो कुछ चीजें कार्ड में नहीं जाहिर करना चाहता, मेरे पास भी कार्ड आया, बात तो चल पड़ी है। क्या चल पड़ी है? बड़े मीडिया वाले जगादरी जो सबज, इनको जिनको ये समझ नहीं आया कि कौमी असम्बली के बैलेट पेपर सबज होते हैं, सफेद नहीं होते, वो बनाने वाले फैलाने वाले। आप बता दे वज़ीर आज़म और PM AM हो गया ना, उसके बाद फिर PM वो बन जाए एज वही अखबारों के इश्तिहार और वही हेडलाइन चले कि जो कहा वो कर दिखाया, और उसके बाद ऐसे करके नवाज शरीफ लहराता हुआ आ जाए, फिर क्या बनेगा तेरा? पूरे पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया और बड़े बड़े जगादरी और नजूमी खबर दे दी आपने। और अगर आसिफ जरदारी बन जाए सदर पाकिस्तान तो फिर क्या करेंगे? ऐसा अगर हो गया, बड़े BA साहब अगर बढ़ गए, तो कायद के वजीर आजम बनने की कोशिश में मैं अपनी पूरी टीम को मैं अपना आप खिलाएंगे, पूरी नून लीग धमाले डालेगी और उसका रिवाइवल आ जाएगा नून लीग का। नून लीग का वोट बैंक बढ़ेगा, नून लीग के जो कारकुन मायूस हैं वो एक दफा फिर वापस आ जाएंगे, उनके जो शैडो कैबिनेट के सारे हारने वाले लोग हैं वो एकदम आ जाएंगे,
वो खुशी की जो है नहाल हो जाएंगे। आपकी खबर सर आंखों पे। आप शहबाज शरीफ अगर निढाल हो जाते तो भाई भाई आपके बड़े वो है, मैं को वज़ीर आज़म नहीं बन रहा। आप परेशान, आप जिस दिन वो विक्ट्री स्पीच जो नहीं भी कर रहे थे, आपके हवाइयां चेहरे की क्यों उस वक्त उड़ी हुई थी? मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई आपके अगर बन रहे हैं तो बंदोबस्त क्या हुआ है, आगे क्या होता है, और एक प्लानर ऊपर भी होता है अल्लाह ताला। सही है। तो लाजा वो जो प्लानर है वो ही बेस्ट प्लानर है। तो लाजा ये बात मैं कह रहा हूँ, ये खुफिया कार्ड कुछ होते हैं, अभी उसको खुफिया रहने दें। लेकिन बात मैंने जो कितनी थी की तो दूर तक चली जाएगी। अच्छा, आगे आ जाते कौमी असम्बली के स्पीकर के ऊपर, लेकिन जहाँ पे मामला फंसा हुआ बजायर सुन ले। ठीक है, यहाँ पे फंसा हुआ है आपके सामने खबर चलाएगी क्या कि कौमी असम्बली की सीट से गिलानी साहब ने इस्तीफा दे दिया, जबकि वो सेनेट की सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐसे ही है, खबर कोई चलती है, कहानी कोई चलती है, सज्जी दिखा के खब्बी मारना। आगे समझ, फिर कहते हैं वेस्टर्न मीडिया से लोगों का एतबार उठ गया। अच्छा आगे चलें। गिलानी साहब को यह यकीनदानी कराई गई एक पार्टी की जानब से कि आपको स्पीकर बनाया जाएगा, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया सेनेट की सीट से, तो दूसरी पार्टी से भी उन्होंने गो एड लेके ग्रीन सिग्नल लेके इस्तीफा दिया। लेकिन अभी तक नून लीग ये बजाय पीपल्स पार्टी को ये कह रही कि हमारा कौमी असम्बली का स्पीकर जो है वो सरदार याद सादक होगा। सही है, बात समझ रहे हैं? सही है, बात समझते जरा। और पीपल्स पार्टी ये कह रही कि गिलानी साहब ने तो आप देखें सेनेट से जो इस्तीफा भी उनको हमने दिलवा दिया है, और वो तो जाहिर बात है अब उनको तो स्पीकर की जस्टिफाइड इसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है, नागजीर हो गए। लेकिन उसके बावजूद नून लीग अभी तक नहीं मान रही, और ना ही अभी तक बिलावल भुट्टो मान रहा है। बिलावल भुट्टो जो है वो नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा पर नहीं मान रहा। अच्छा, और नवाज शरीफ साहब जो है वो जरदारी साहब की प्रेसिडेंशियल सीट जो है उसको प्रेसिडेंट बनाने पे नहीं मान रहे। सही है। लेकिन चीज़ें ऑलमोस्ट तय हो चुकी हैं और अनाउंसमेंट होना बाकी है। अरफान सिद्दीकी साहब की बात ठीक है। अच्छा, मैंने सुना भी नहीं उनको। उन्होंने कहा है कि मामला तय हो गया और पीपल्स पार्टी दूली एक ही प्लेट पे खाएगी। सज्जी वखा के खब्बी मारना एक कहते के को कार्ड देखे ना, कोई थोड़ा सा कौम को भी बेवकूफ़ बनाना, मीडिया को भी बेवकूफ़ बनाना, और पूरे मीडिया को डिस्क्रेडिट कर देना, नेशनल मीडिया को, सोशल मीडिया को। मैं खबर दे रहा हूँ रिकॉर्ड पे चीज़ें। अच्छा, उसके बाद नून लीग ये अभी तक प्रेशर बिल्ड किए रखी है कि जनाब याद सादक साहब को ही स्पीकर बनाया गया, और आप डिप्टी स्पीकर ले रहे। तो गिलानी साहब तो डिप्टी स्पीकर जारी बात बन नहीं सकते, वो तो प्राइम मिनिस्टर भी रहे और स्पीकर भी रहे, वो डिप्टी तो नहीं आएंगे, और भी उनका बंदा। तो हाँ, डिप्टी स्पीकर भी पीपल्स पार्टी का बन सकता है। लेकिन मामला ये है कि गिलानी साहब स्पीकर पीपल्स पार्टी के ही अगर बन जाएं और सदारत भी उनको मिल जाए पीपल्स पार्टी को, और वज़ीर आज़म भी नवाज शरीफ बन जाए, तो फिर क्या ख्याल है आपका? ये तो कुछ समझ आई है? कुछ समझ आई है? अभी भी कुछ समझ आ रही है कि नहीं? सरप्राइज हो जाएगा। और चेयरमैन सेनेट होगा पीपल्स पार्टी का, और बलूचिस्तान की हुकूमत भी पीपल्स पार्टी का, नून लीग लेड बाय पीपल्स पार्टी है। तो लोगों को बता ही दे फिर आपके। देखिए, मैं जो उनके प्लान अभी सारे जो हैं अभी से लीक कर दूं तो रौला डाल जाएगा। तो कुछ चीजें रहने भी दें, मैंने चीजें आज खोल ली हैं चीजें जो कि अब नॉर्मल चीजें आपको लग रही है। नवाज शरीफ का नून लीग की तरफ से सारा खत्म हो गया। किसी ने कहा कि वो उम्मीदवार हैं, उनकी उम्मीदवारी का दस्तबरदारी का आ गया ऐलान, शहबाज शरीफ की उम्मीदवारी का आ गया, उनके इश्तिहार सारे दफन हो गए, मीडिया ने कह दिया, सब कुछ हो गया ना। मैं कानूनी बात कर रहा हूँ आपके सामने, इम्पॉसिबल है ना। दूसरा प्लान एक और भी है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को कल को केसेस से बचाने के लिए, मसले मसाइल फड्डों से, और कल को ये केस खुल जाए और थ्रेट जो है बानी पीटीआई और पीटीआई का, और नए इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं, मिड टर्म और ये वो क्या मामला था। अभी की बात नहीं मैं कर रहा, अभी की बात नहीं कर रहा। अभी तो पीटीआई भी नहीं चाहती कि इलेक्शन दोबारा हो। नो लीग पीपल पार्टी दूर की बात है, पीटीआई तो कह चुकी कल कि इलेक्शन किसी सूरत भी दोबारा ना। उमर यूब साहब भी कह चुके, जनरल सेक्रेटरी भी, चेयरमैन बैरिस्टर गौर भी कह चुके हैं, अली जफर भी कह चुके, और ना ही मुल्क इस चीज़ का मुकम्मल हो सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन भी बैठे हुए हैं। ये कोई इनकी ख्वाहिश तो नहीं होनी ना पूरी की किसी की जमात की। तो नून लीग जो है उनके लोगों ने मशवरा दिया है कि आप हुकूमत में ना बैठे, नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को फाक में पंजाब में हुकूमत चलाएं, और वहां पे पीपल्स पार्टी के सर पे गंद का टोकरा रख के सुन लें। अब मुशाहिर हुसैन ने एक और बात कर दी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को बानी चेयरमैन पीटीआई के पास जाना चाहिए, और पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दी, और सदर जो है आप नवाज शरीफ बन जाए। बात समझ आएगी? कुछ सही को बात समझ आ रही है? अब जिसने भी अवाना सदर में बैठना है उसको इम्यूनिटी मिल जानी है 5 साल के लिए, उसके खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही। तो लाजा चीजें जो है ना, अभी आगे आगे देखी होता है क्या। जा सज्जी विखा के खब्बी किस तरह मारते हैं पूरे पाकिस्तान के मीडिया, बड़े बड़े जगादरी एंकर, बड़े बड़े नजूमी, बड़े बड़े पशीन गोइयाँ करने वाले, जिनकी खबर सच साबित हो गई, पहली कई बात, वो ऐसे खबरें नहीं होती।
वो खबरें फीड की जाती हैं, हाँ। वो खबरें फीलर छोड़े जाते हैं। और आपके कुछ फीलर पास जो होते कहाँ हैं, से खबरें आई है खालसा? देखिए मैं कोई फीलर नहीं छोड़ रहा, मैं तो जो भी चीजें हैं सामने आ जानी कौम के सामने, हाँ। लेकिन इससे ज्यादा अगर मैं दूंगा तो फिर सारे मेरे दुआले हो जाएंगे, तो ख्वाब आ गया, अगर तो बड़े क्यों पता लग गया है। खैरल साहब एक बात कर रहा हूँ, हाँ जी, प्रोड्यूसर साहब भी सुन रहे हैं, बड़े बीएस साहब आपकी खबर के मुताबिक अगर वजीर आजम बन गए, पूरी टीम अभी को अभी पूरी अभी टीम को खाना मैं खिला रहा हूँ अभी जो है ना, अब तक की खबर ये है कि वो पीएम लॉक है, अच्छा लॉक कर दें उसको, अच्छा, नवाज शरीफ को आप पीएम लिख के के दे लिए, रहे हैं, पीएम के लिए लॉक कर दें। आप लिख के दे रहे हैं, आसिफ जरदारी को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए लॉक कर दें। ठीक है, स्पीकर के लिए आप गिलानी और सरदार या सादक, इनमें से एक और भी कोई आ सकता है बंदा, क्योंकि मेन 2 सीटों का रौला है, ये तो छोटी चीजें प्रेसिडेंट हैं। आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मियां नवाज शरीफ आप कह रहे हैं। इससे पहले एक चीज भी मैंने डिस्कस की है, लेकिन बहरहाल उसके साथ चेयरमैन सेनेट नून लीग का लॉक कर दें इसको। अब ये नाम तो नवाज शरीफ ने देना ना, भी नून लीग का है, हाँ जी, चेयरमैन सेनेट भी नून भी लीग का है। नून लीग का है, और नाम नवाज शरीफ ने देना, आजम नदीर तारड़ या उनके अलावा भी किसी का नाम दे सकते हैं, इसाक डार साहब या उनके अलावा भी किसी का नाम दे ठीक है। सकते हैं, इरफान और सिद्दीकी साहब या पंजाब उसके में अलावा वजीर आला मरीम नवाज, पंजाब की तो इसमें तो लॉक कर दिया ना इसको, तो मरीम नवाज तो लॉकडाउन हो गया। बल्कि कायद जो है नवाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम बन गए, पूरी टीम को खाना आप देंगे, प्रोड्यूसर साहब लॉक कर रहे हैं, आपकी खबर बहुत बड़ी है। लेकिन अब तक जवेद लतीफ जो बात कर रहे हैं कि बड़े मियां के बाद शहबाज शरीफ भी हुकूमत लेने के ख्वाह नहीं है, जवेद लतीफ बात कर रहे हैं, जवेद लतीफ की बात को आप ये बात जो है ना हुकूमत ना लेने के ख्वाह, ये जो पार्टी की मीटिंग्स हुई है ना डिफरेंट, और ये मैं कोई 22 बात नहीं कर रहा कि जवेद लतीफ साहब हार गए हैं तो इसलिए वो मशवरा दे रहे हैं, हाँ। या जो लोग हार गए हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मोहसिन शाह नवाज रांझा की अगर बात करें, या राना सनाउल्लाह की बात करें, या जो खुरम दस्तगीर की बात करें, या ख्वाजा साद रफ़ीक की बात करें, या मियां जवेद लतीफ़ की बात करें, या चौधरी बरजीज़ तार की बात करें, तो वो इसलिए नहीं मशवरा दे रहे नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ को कि हुकूमत में ना बैठे। वो अपनी पॉपुलैरिटी पार्टी की जो ख़त्म होते हुए ये पार्टी की सर्वाइवल की वाले से बात कर रहे हैं कि जिस तरह पीडीएम प्लस ये हुकूमत है, ये गंद का टुकड़ा हमारे लिए आ जाएगा और हमारी पार्टी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। जरदारी साहब आपसे ये बदला ले रहे हैं जिस तरह उन्होंने पीडीएम की 16 हुकूमत में लिया, तो आप इससे निकल आए, इस ट्रैप से निकल आए। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इस चीज पे बड़ा सीरियस कंसीडर किया उन्होंने, लेकिन जब आगे से ये सुन ले छोटा सा इसी के साथ लाजम मशरूत है कि अगर नून लीग नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब हुकूमत से भागते हैं ना, तो फिर पंजाब की वजारत अल्लाह भी उनको नहीं मिलती नजर आ रही। ये फिर उनको ये वजह है जिस वजह से उनको हुकूमत में बैठना पड़ रहा है वफाक में, वरना वो कड़वा घूंट इसका भी पी लेते। लेकिन चूंकि अगर वो वहां से भागते हैं तो पंजाब में फिर हुकूमत पीपल्स पार्टी और किसी और की और पीटीआई की आजाद याफ्ता की वो बननी थी, और वहां पे भी पीपल्स पार्टी की माइनस पीटीआई की हुकूमत की आजाद की अभी नहीं बन रही मरकज में। लेकिन ये है कि मामला जो है फिर और तरफ कहीं चला जाना था, और तरह से मिला रहा कि जमहूरियत विद इन डेमोक्रेसी। लेकिन इनको ये है कि पंजाब की हुकूमत भी फिर खतरे में थी। और अब देखें ना, अभी एक बात कर लेते हैं कि जो साउथ पंजाब का एक एमएनए है वो हुआ है जनाब पीटीआई को उसने हराया, जो जहूर कुरैशी है पीर, सुन ले, उसने पीटीआई के उम्मीदवार के खिलाफ रेड करा के उसको डरा के उसको हरा दिया, और उसके बाद जीत के वो जो ही उसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे किया है, थोड़े से वोटों से नून लीग से वो जीता है, तो साथ ही जनाब उसको डीसीट उसका जो रिजल्ट है उसको कालदम करा वापस ले लिया। ठीक है, हो गया। ये क्या ठीक है? क्या ये क्या ठीक हो रहा है? तो भाई इस तरह फिर जब आप अगर उधर से भागेंगे तो फिर आपके लिए ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये हुकूमत ही कर रही है ना, मैं तो नहीं कर रहा। ये इख्तियारात जिनके पास चले, आपने इतना कुछ बता दिया है, एक सवाल का जवाब दे दे, प्रोग्राम का टाइम कब है? जो ये गवर्नमेंट बनने जा रही है, बड़े मियां साहब आ रहे हैं, कितने साल तक ये चल पाएगी गवर्नमेंट? बस ये अल्लाह को पता है, ये डिपेंड्स है ऑन सर्कमस्टांसेस, डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस है। हमारे पाकिस्तान के तमाम इदारे हुकूमत जो भी है वो जारी बात है पूरा जोर लगाएगी, हुकूमत के मैक्सिमम जो है वो अपना टाइम पूरा करे। लेकिन ये डिपेंड्स है कि वो हुकूमत डिलीवर कितना करती है। अगर वो डिलीवर कर पाई तो फिर वो 5 साल भी पूरे कर सकती है। अगर उसने डिलीवर ना किया तो जितना मर्जी डोर लगा लें, दुनियावी ताकतें उनके साथ मिल जाएं, आलमी ताकतें भी मिल जाएं, मकामी ताकतें भी मिल जाएं, तो फिर तो जारी बात है उनको हुकूमत उनकी जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जब आवाम उनको मुस्तरद कर देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से बात की। अपनी दुआ में अपने मेजबान समाज जायद असद को दे इजाजत। अल्लाह के पास।